पिछले एपिसोड में हमने सुना नेपाल में एक पुराने शासन के संभावित अंत की खबरें रेडियो पर गूंज रही थी। उसी समय पिथौरागढ़ के एक छोटे से घर में मेरी परदादी एक ऐसे चर्म रोग से जूझ रही थी जिसका इलाज इलाके की एकमात्र डॉक्टर डॉक्टर एलिजाबेथ बेकर भी नहीं ढूंढ पाई थी। आखिरकार तय हुआ था कि उनकी दवा लेने के लिए 14-15 साल का एक लड़का यानी मेरे दादाजी महाकाली पार अकेले बैतड़ी जाएगा। उस बैतड़ी में जो काठमांडू से उतनी ही दूर थी जितना पिथौरागढ़ दिल्ली से। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब वह झूलाघाट पहुंचा और महाकाली के ऊपर बने पुराने झूला पुल को पार किया तो उसे क्या पता था कि पुल के उस पार उसका सामना एक ऐसी घटना से होने वाला है जिसे वह पूरी जिंदगी कभी ठीक तरह समझ नहीं पाएगा। अब आगे। महाकाली पार करने के बाद अलग अलग गांवों के लिए अलग अलग रास्ते निकलते थे। पैदल, पतले पथरीले रास्ते। मैंने माँ की चिट्ठी निकालकर एक बार उस पर उकेरे गए टेढ़े मेढ़े नक्शे को देखा और अपनी राह पकड़ी। कुछ दूर तक रास्ता वैसा ही लगा जैसा इस पार था। वैसे ही पहाड़, वैसे ही पेड़। पुल पार करके माँ का मायका आने तक घर तो नाम मात्र को थे, लेकिन जो थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरे अपने गांव में थे। कंक्रीट सीमेंट की जगह मिट्टी के गारे से जुड़ी मोटी पत्थरों की दीवारें, नीले पत्थरों की ढलवा छत और घर के सामने वाले दरवाजे से उतरती ऊंची ऊंची पत्थर की सीढ़ियां। हाँ, घरों पर बने सफेद खड़िया पत्थर के डिजाइन में कुछ थोड़े बहुत अंतर जरूर थे, ठीक वैसे ही जैसे पिथौरागढ़ और बैतडी की भाषा में थे। सतही अंतर। कुछ देर तो मुझे सचमुच लगा कि मैं किसी दूसरे देश में नहीं, बस किसी दूसरे गांव में आया हूं। पुल से आगे बढ़ते हुए कुछ लोग मिले, वापस झूलाघाट की ओर जाते हुए, ढलते सूरज को देखते और मुझे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने की सलाह देते हुए। एक बूढ़ी औरत सिर पर घास का गट्ठर लिए जा रही थी। दो आदमी खच्चर के साथ मिले। फिर धीरे धीरे रास्ता सुनसान होने लगा। सूरज अब पहाड़ों के पीछे झुकने लगा था। मैं तेज कदमों से चल रहा था कि पीछे से एक तेज हवा का झोंका सा आया। मैंने मुड़कर देखा। एक घुड़सवार मेरी ही ओर आ रहा था। हालांकि हवा के बीच मुझे घोड़े की टाप सुनाई नहीं दी थी। उस समय घोड़े कोई असाधारण बात नहीं थे। धनी व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, गांव के मुखिया लोग, घोड़े कठिन रास्तों का सहारा अक्सर हुआ करते थे। वह घुड़सवार न बहुत बूढ़ा था न बहुत युवा, जैसे जवानी के किसी पड़ाव पर उसकी उम्र रुक सी गई थी। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, सीधी कमर, आत्मविश्वास भरा चेहरा, सर पर ऐसी टोपी जो किसी पुरानी साहबी का परिचय देती थी। ऐसा आदमी जिसे देखकर कोई भी उसे पढ़ा लिखा या किसी सरकारी काम से जुड़ा हुआ समझे। मेरे पास पहुंचकर उसने घोड़े की चाल धीमी कर दी। कहां जा रहे हो लड़के? उसकी आवाज सख्त लेकिन विनम्रता लिए हुए थी। मैंने गांव का नाम बताया। अकेले? जी। इतनी दूर? वैद्य जी से मिलने जा रहा हूं। उसने सिर हिलाया। अच्छा है, पहाड़ में साहब, वैद्य और पुरोहित तीनों से मिलते रहना चाहिए। मुझे यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन गलत भी नहीं। उसने पूछा, किसके लड़के हो? मैंने बाबा दादा सबका नाम बताया। उस समय
किसी के कुल परिवार के बारे में ऐसे पूछना आम बात थी। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अरे, तुम्हारे दादा को जानता था मैं। वो फौज में थे ना। मेरे कुछ कह पाने से पहले ही जैसे उसने अपने आप से ही कहा, हमारी रेजिमेंट रानीखेत में बस बनी ही थी तब कि हमें यूरोप भेज दिया गया, मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए। मैं चौंका। मेरे दादा का देहांत मेरे जन्म से भी बहुत पहले हो चुका था, और कुमाऊं में रेजिमेंट, यूरोप में युद्ध, मित्र राष्ट्र, ये सब तो खैर, पहाड़ में लोग कई पीढ़ियों को जानते थे, इसलिए मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। हालांकि मेरे दादा के जमाने का होने का दावा करता वह घुड़सवार अभी भी काफी चुस्त लग रहा था, जैसे बुढ़ापा उसके लिए बना ही ना हो। आप कितनी दूर तक जा रहे हैं? मैंने पूछा। पहाड़ में कहां के विनाशकारी प्रभाव से बचने का यही उपाय था। कितनी दूर? उसने एक हाथ से लगाम थामे रखते हुए दूसरे हाथ से अपनी टोपी ठीक की और बोला, जिला मुख्यालय, कुछ दफ्तरी काम है। फिर जैसे आदतन उसने जोड़ा, जल्दी करनी है वरना साहब नाराज होंगे। कौन साहब? उसने मुझे देखा, फिर हल्का सा हंस दिया। तुम अभी छोटे हो लड़के, 1-2 साल रुको, मैं नैनीताल साहिब के ऑफिस में कह के तुम्हारा नाम भी भर्ती के लिए भिजवा दूंगा। मैं और फौज? मैं तो 15 अगस्त की परेड तक के लिए स्कूल में लेट हो जाता हूं। मैं स्कूल में ही कोई काम देख लूंगा। मैं हंस दिया। 15 अगस्त? उसने बड़े आश्चर्य से मुझे देखा, जैसे मैंने कोई असंभव सी बात कह दी हो। फिर मुझे लगभग डपटते हुए उसने कहा, जो भी हो, परेड और अनुशासन का मजाक नहीं बनाते लड़के। बहरहाल बात वहीं समाप्त हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो साथ साथ ही चलते हैं, रास्ता भी कट जाएगा, रात होने वाली है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। आखिर रात होने से पहले मुझे भी पहुंचना था। साथ में कोई होता तो मुझे भी हिम्मत रहती। उस समय तक मुझे कुछ भी अटपटा सा नहीं लगा था। कुछ देर तक हमारी बातचीत बिल्कुल साधारण रही। उसने पिथौरागढ़ में मेरे गांव के बारे में पूछा, फसलों के बारे में पूछा, किसके खेत अच्छे हैं, किसकी इस साल पैदावार कम हुई है, यह भी पूछा। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि वह जा भले ही बैतड़ी मुख्यालय रहा हो, लेकिन बैतड़ी से ज्यादा पिथौरागढ़ के इलाकों को अच्छी तरह जानता हो। ये कभी कभी ही सही, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता था, जैसे वो हो पिथौरागढ़ का और फंस बैतड़ी में गया हो। एक जगह रास्ते के किनारे से सामने नदी के दूसरी तरफ पिथौरागढ़ वाले किनारे का एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने सहज ही उसकी ओर इशारा किया। वो देखा आपने? कल आते समय मुझे पता चला वो मंदिर नया बना है, कितना सुंदर है। सवार ने मंदिर की ओर देखा, फिर कुछ क्षण चुप रहा। नया? उसने जैसे खुद से कहा। हाँ। वो कुछ देर मंदिर को देखता रहा, फिर बोला, पहले तो वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद कुछ अरसे से इस रास्ते पर नहीं आया होगा, या किसी दूसरे रास्ते से आना जाना करता होगा, इसलिए देखा ना हो। बात वहीं समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद उसने एक पुराने नाम से किसी गांव का उल्लेख किया। मैं वो नाम पहचान ही नहीं पाया। जब मैंने और पूछा और उसे वर्तमान नाम बताया, तो उसने सिर हिलाया। अच्छा, अब उसे इस नाम से बुलाते हैं? उसकी आवाज में सचमुच का आश्चर्य था। कुछ दूर और चलने के बाद उसने पूछा, महाकाली का पानी आजकल कैसा रहता है? क्या मतलब? बहाव? ठीक ही होगा, मैं बोला। वो कुछ देर चुप रहा,
फिर बोला, उस नदी का कोई भरोसा नहीं। ये कहते समय उसकी नजर कुछ पलों के लिए दूर कहीं चली गई, जैसे वो नदी को देख ही नहीं रहा हो, याद भी कर रहा हो। मैंने पहली बार हल्की सी बेचैनी महसूस की। कारण मुझे समझ नहीं आया। कुछ देर चलने के बाद हमें दूर से एक दोराहा दिखाई दिया। उस दोराहे से एक रास्ता जंगल के बीच से जाता हुआ दिखता था और दूसरा जंगल के बाहर बाहर से। उसने कहा, वो देखते हो, जंगल से जाने वाला रास्ता शॉर्टकट है, छोटा है। मैंने नाव में सिर हिलाया। मुझे बाहर वाला रास्ता ही बताया गया है। ये छोटा पड़ेगा लेकिन, मैंने कहा। हो सकता है। मान लोगे तो तुम्हारा ही समय बचेगा। बाघ वालों भी तो होंगे वहां। उसने फिर जिद नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद वही बात फिर उठी और फिर कुछ समय बाद वही। मुझे ये थोड़ा विचित्र सा लगा। उसकी हर तीसरी चौथी बात किसी न किसी तरह जंगल या नदी पर लौट आती थी। इस बीच एक और बात मैंने नोट की। हम चढ़ाई पर चल रहे थे। घोड़ा लगातार चढ़ रहा था। फिर भी न वह थका हुआ लगता था, न उसका मालिक। जबकि पैदल चलने की आदत होने के बावजूद भी मैं पसीने में लगभग नहा रहा था। लेकिन उधर न घोड़ा हाँफ रहा था, न सवार पसीना पहुंच रहा था। एक बेआवाज शांति से वह घोड़ा ऐसे चला जा रहा था मानो चल नहीं रहा हो, तैर सा रहा हो। जबकि मेरी सांसें कई बार तेज हो चुकी थी। शाम अब और गहरी होने लगी थी। मैंने अनजाने में झोले को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। उंगलियां उस चिट्ठी तक पहुंच गई जो मां ने वैद्य जी के लिए रखी थी। बस छू भर लिया था शायद मेरी उंगलियों ने। फिर हाथ बाहर निकाला। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। थोड़ा आगे चलने के बाद एक छोटा सा घास का मैदान हमें दिखाई दिया। कुछ मवेशी चरते चरते अब अपने घर का रुख कर रहे थे। कुछ बकरियां थी और दो एक गायें। सवार ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अच्छी गोरू लगती हैं, दुधारू होंगी। मैंने सहज ही उधर देखा। उनमें दो गायें थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों वह शब्द मेरे मन में अटक गया या शायद खटक गया। गोरू। मैं आगे बढ़ता रहा। बात दूसरी तरफ चली गई। कुछ देर बाद उसने अपने घर की चर्चा छेड़ी। यह पहली बार था जब उसने अपने बारे में कुछ कहा। तुम्हारे घर में भी तो होंगे गोरू बच्चे लड़के। मेरे घर में तो 4-5 गोरू हैं, उसने कहा। फौज में था तो दौड़ लगाता था सुबह सुबह। अब सुबह सुबह उठ के दूध लगाना पड़ता है। इस बार मैं भीतर ही भीतर ठिठक गया। दूध लगाना? गोरू का? गोरू का दूध लगाना पिथौरागढ़ में तो संभव था, लेकिन बैतड़ी में नहीं। मुझे लगा शायद मुझे बच्चा जानकर वह मुझसे मजाक कर रहा हो। मैंने उसकी ओर देखा। वह बिल्कुल सामान्य भाव से बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरा ध्यान पूरी तरह उसकी बातों पर था। कुछ मिनट बाद उसने तीसरी बार वही शब्द इस्तेमाल किया। तुम भी घी दूध खाया करो लड़के, देखो कितना पसीना हो रहा है। नहीं तो फौज की भर्ती में कैसे दौड़ोगे। गोरू का दूध घी तो है जो पहाड़ में बड़ी ताकत देता है। अब मेरे भीतर जैसे कोई बिजली कौंधी। मैं अचानक जैसे कुछ समझ गया और उसी क्षण शरीर में हो रहे पसीने के बावजूद मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेरी मां बैतड़ी की थी। बचपन से मैंने पिथौरागढ़ और बैतड़ी दोनों तरफ की पहाड़ी भाषा सुनी थी। पिथौरागढ़ में गाय को भले ही गुरु कहते थे, लेकिन बैतड़ी में गाय को गाय कहा जाता था, गुरु नहीं।
इसलिए पिथौरागढ़ की पहाड़ी बोलने वाला तो गोरू के घी दूध की बात कर सकता था, लेकिन बैतड़ी की पहाड़ी में गोरू का अर्थ बैल था। और कोई भी आत्मसम्मानी पहाड़ी बैल को दोहने की बात तो नहीं ही कर सकता था। न थक रहे घोड़े पर सवार शांत सा दिखने वाला वह जवान कड़क मिजाजी आदमी, जो 30-40 साल पहले यूरोप में हुए युद्ध के किस्से सुना रहा था, बार बार बैतड़ी के मुख्यालय जाने की बात करता था, जैसे वहां का कोई सरकारी कर्मचारी हो। और भाषा बोल रहा था पिथौरागढ़ वाली पहाड़ी। उसने कहा था कि वो मेरे दादा के साथ फौज में था, लेकिन अब भी वो दिखने में लगभग जवान ही था। वह साहबों और कमिश्नरों के लिए काम करता था, जो अब भारत से भी जा चुके थे, लेकिन गंतव्य बताता था नेपाल के एक जिले का मुख्यालय, जहां राजतंत्र था। ऐसा लगता था जैसे वो समय और स्थान दोनों के मामले में यथार्थ से या तो अनजान था या उसमें फंसा हुआ था। और उसी क्षण मुझे पहली बार लगा मेरे साथ चल रहा यह शख्स वैसा वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। लेकिन वह फिर था कौन? किस तरफ का था? या फिर किस समय का था? यह मैं तब भी नहीं समझ पाया। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, डर का तो बिल्कुल नहीं। पहाड़ में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, डर दिखाओगे तो डर बढ़ेगा, विशेषकर तब जब रात सर पर हो और राह सुनसान हो। मैं चलता रहा, बातें करता रहा, या बातें करने का अभिनय करता रहा, सिर हिलाता रहा जैसे मैंने कुछ भी न देखा हो। लेकिन अब मेरा एक हाथ झोले के भीतर ही था, उंगलियां उस चिट्ठी को पकड़े हुई थी, वही चिट्ठी जिसमें माँ ने अपनी पहचान के साथ साथ अपने मायके के इष्ट देवताओं के नाम लिखवाए थे। अनायास ही मेरी पकड़ झोले के अंदर उस चिट्ठी पर कसती चली गई। उसी समय दोराहा हमारे लगभग बिल्कुल सामने था। सवार फिर एक बार बोला, जंगल वाला रास्ता यहीं से मुड़ता है, सोच लो, समय बचेगा। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर अपने होठों को जबरदस्ती ही सही एक मुस्कुराहट में ढालते हुए कहा, अगर जिंदगी नहीं बची तो समय बचा के क्या करना। उसने पहली बार मेरी ओर थोड़ा ध्यान से देखा, फिर मुस्कुरा दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब हम दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। मैं जानता था और वह शायद नहीं जानता था कि मैं जानता हूं। उसी समय कहीं दूर से घंटी सुनाई दी, मंदिर की घंटी। टन। मैं ठिठक गया। सवार ने भी शायद सुना। कुछ क्षणों के लिए हम दोनों चुप रहे। अब तक हम ठीक उस दोराहे तक पहुंच चुके थे जहां से एक रास्ता जंगल के चारों तरफ होते हुए जाता था और दूसरा घने जंगल के ठीक बीच से। सवार ने फिर उसी जंगल वाले रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने झूठी ही सही हिम्मत दिखाते हुए नम सिर हिलाया। तभी मंदिर की घंटी फिर बजी। मैंने झोले में हाथ डाला, मां की चिट्ठी निकाल ली, गांव का नाम एक बार फिर ध्यान से पढ़ा, फिर नीचे टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से बने छोटे से नक्शे को देखा। नजर अनायास उन इष्ट देवताओं के नामों पर भी चली गई जिन्हें मां ने नीचे लिखवाया था। कुछ क्षणों के लिए मेरी उंगलियां उसी हिस्से पर ठहर गई और मेरी आंखें भी। घंटी तीसरी बार बजी। शायद सूर्यास्त की आरती का समय था। मैंने सिर उठाया और उस दोराहे पर अपने को अकेला खड़ा पाया। मैंने इधर उधर देखा, जंगल का रास्ता खाली दिखाई दिया, न घोड़ा
न सवार। हाँ, केवल जंगल वाले रास्ते पर धूल का गुबार सा तैरता दिखा, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो, बहुत तेज, दौड़ते हुए। लेकिन घोड़े की टापों की आवाज भी जैसे उसके सवार की ही तरह अदृश्य थी। मैं एक पल तक वहां से हिल नहीं सका। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा तेजी से उतर रहा है और मैं दौड़ पड़ा। मैं शायद उतना तेज कभी नहीं दौड़ा था, न उससे पहले न उसके बाद। पत्थरों पर, खेतों के किनारों से, मेड़ों पर मुझे केवल घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। और जब तक मंदिर दिखाई नहीं दिया, मैं रुका नहीं। छोटा सा पहाड़ी मंदिर, उसके सामने पीपल का एक पेड़ और दीपक की लौ में चमकते कुछ चेहरे। मैं मंदिर के आंगन में पहुंचकर ही रुका। मेरी सांसें तूफान में फड़फड़ाते पत्तों की तरह तेज चल रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वहां बैठे लोगों में से एक बुजुर्ग तुरंत मेरी ओर बढ़े। सर पर नेपाली टोपी, माथे पर तिलक, कंधे में झोला और हाथ में आरती। क्या यही वैद्य जी थे? मां ने बताया था कि आयुर्वेद और कर्मकांड दोनों पर उनकी पकड़ है। उन्होंने पहले मुझे बैठाया, पानी पिलाया, फिर पूछा, कौन हो बाबू, क्या हुआ? मैंने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन सांसें अब भी संभल नहीं रही थी। कुछ देर बाद धौंकनी सी चलती सांसों के बीच ही मैंने पूरी बात बतानी शुरू की। चूराघाट, घोड़ा, सवार, रेजिमेंट, साहब, कमिश्नर, जंगल के रास्ते चलने की जिद और अंत में गोरू का घी दूध। मैं बोलता गया, वैद्य जी सुनते रहे। शुरुआत में उनके चेहरे पर सामान्य जिज्ञासा थी, फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने पहली बार नोट किया कि उनके चेहरे का रंग बदल रहा था। जब मैंने अपनी बात समाप्त की तो उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। पहले उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। वो तुम्हें पुल के किस तरफ मिला था बाबू, पिथौरागढ़ तरफ या बैतड़ी तरफ? मैंने बताया। घोड़े पर था, घोड़े के चलने की आवाज सुनी थी तुमने? तभी मुझे ध्यान आया, जब मैं पसीने से तर था तब भी उस रहस्यमय घुड़सवार का वाहन जैसे चल नहीं रहा था, तैर सा रहा था, बेआवाज। यहां तक कि जंगल वाले दुराहे पर जब मैं कुछ पलों के लिए चिट्ठी पढ़ने रुका था, तब भी उसके जाने का आभास तक नहीं हुआ था मुझे। तब वैद्य जी ने तीसरा सवाल पूछा, और उसने तुम्हें जंगल वाले रास्ते से चलने को कहा था? कोशिश की थी कि तुम खुद से हां कर दो? मैंने सहमति में सिर हिला दिया। कुछ क्षणों तक वहां मौन छाया रहा। फिर किसी ने मंदिर की घंटी बजाई और वैद्य जी धीरे से बोले, कुछ लोग अपने स्थान का मार्ग भूल जाते हैं और कुछ अपना समय। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए जोड़ा, और कुछ विरले स्थान और समय दोनों भूल जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, जब मैं जवान था, लगभग 30-40 साल पहले, तब भी लोग उसके बारे में यही कहते थे। किसके बारे में वैद्य जी? उसी घुड़सवार के बारे में। मंदिर के आंगन में बैठे 2-3 अन्य बुजुर्ग भी हमारी बात सुन रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से सिर हिलाया। वैद्य जी आगे बोले, कहते हैं बहुत बरस पहले वह महाकाली आर पार किया करता था अपने घोड़े पर। कौन था वो? ये कोई ठीक ठीक नहीं जानता, उन्होंने उत्तर दिया। कोई कहता था अंग्रेज आर्मी का रिटायर्ड फौजी था,
कोई बताता था सरकारी आदमी था अंग्रेज सरकार में, तो कोई उसे अदालत से जुड़ा बताता था। सुना किसी लड़की के कारण इस पार उस पार आता जाता था। वे कुछ क्षण रुके, लेकिन एक बात सब कहते थे। क्या? कि एक बार नदी ने उसे वापस नहीं जाने दिया। मंदिर के पीछे कहीं से हवा चली, घंटी हल्के से हिली। वैद्य जी ने मेरी ओर देखा, फिर अचानक पूछा, तुमने उसके साथ जंगल वाले रास्ते पर जाने के लिए हाँ तो नहीं की थी ना? बोल के या सर हिला के भी? नहीं नहीं, मैंने जोर देकर बोल के और सर हिला के दोनों तरह से कहा। मेरे इतना कहते ही उनके चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई, जैसे कोई चिंता थोड़ी हल्की हो गई हो। मैंने सहमती हुई सांसों के बीच पूछा, अगर मैंने हाँ कर दी होती तो क्या होता वैद्यबा? अगर तुम उसके साथ चले जाते, वैद्य जी ने मेरी ओर देखा, तो शायद अब भी चलते ही जा रहे होते, स्थान और समय के उस चक्र में जिसमें वो स्वयं घूमता रहता है, अकेले। फिर उन्होंने अपने झोले से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, उसमें से थोड़ा सा भस्म निकाला, मेरे माथे पर लगाया। मैं चुप रहा। वे समझाते हुए बोले, तुम्हारे डर के लिए बाबू। इसके बाद उन्होंने मां की चिट्ठी पढ़ी, दवा की बात की, कुछ जड़ी बूटियां तैयार करवाई। लेकिन सच कहूं तो उस रात मेरा ध्यान दवा पर नहीं था। मेरा ध्यान बार बार जंगल वाले रास्ते पर जा रहा था और उस सवार पर। तभी बाहर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आई और टीवी पर समाचार समाप्ति की सूचना भी। दादाजी चुप हो गए। कमरे में कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। शाम कब रात में बदल गई थी हमें पता ही नहीं चला। मैंने दादाजी की ओर देखा तो दादाजी, वो सचमुच कोई प्रेत था या कोई पिशाच? दादाजी मुस्कुराए, वैसी ही हल्की सी मुस्कान जैसी उनकी हमेशा हुआ करती थी। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा। फिर कुछ क्षण चुप रहे। लेकिन एक बात मुझे जरूर मालूम है। क्या दादाजी? उन्होंने अपनी ऐनक उठाई, धीरे से पहन ली, फिर बोले, अगर मैं पिथौरागढ़ और बैतड़ी दोनों की पहाड़ी न जानता, वे रुके, तो शायद आज तुम मुझसे यह कहानी नहीं सुन रहे होते। कमरे में फिर कुछ पल सन्नाटा रहा। टीवी अब भी कम आवाज पर जारी था, लेकिन अब कोई उस ओर देख नहीं रहा था। और न जाने क्यों उस रात जब मैं सोने गया तो मेरे मन में क्रिकेट, टीवी या भूत प्रेत से ज्यादा एक दूसरा ही शब्द घूम रहा था, गुरु और गाय। दो लफ्ज, महाकाली के दो किनारे, और उनके बीच छिपा एक सतही अंतर, जो कहने को तो बहुत छोटा था, लेकिन जिसका असर कभी जिंदगी और मौत के बीच के फर्क जितना बड़ा सिद्ध हुआ।